न नौकरी लग रह गए, तो हम करें क्या अभी? सामाजिक तौर या तो हम वही धंधा करें, आतंकवादी क्या? योगी जी को फंसाने की पूरी साजिश है। योगी जी को फंसाने का हमारे टारगेट पे हुआ, टर्चर पे हुआ। मालेगांव ब्लास्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ को फंसाने की तैयारी थी, और यह तैयारी किसने की थी और इसका खुलासा किसने किया है, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। आज चर्चा होगी उस एक मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर खूब ज्यादा चर्चाएं की गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी का एक बयान सामने आता है जिसने इस पूरे मामले को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। एशियन न्यूज की रिपोर्टर रश्मि सिंह ने जब सुधाकर चतुर्वेदी से बात की तो सुधाकर चतुर्वेदी ने इस पूरे प्रकरण में तमाम बड़े खुलासे किए। साल था 2008। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट ने देश की राजनीति, जांच एजेंसियों और आतंकवाद से जुड़ी बहस को लंबे समय तक प्रभावित किया। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस ने कई लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी जैसे नाम प्रमुख थे। समय के साथ यह मामला केवल एक आतंकी हमले की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदू आतंकवाद की राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया। बाद में कई वर्षों की जांच की दिशा, सबूतों की विश्वसनीयता और कथित राजनीतिक दबाव को लेकर भी इस मामले में कई सवाल उठे। सुधाकर चतुर्वेदी उन आरोपियों में शामिल थे जिन्हें महाराष्ट्र एटीएस ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें एक हिंदू धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता था। एटीएस का आरोप था कि वे उस कथित नेटवर्क का हिस्सा थे जिसने विस्फोट की साजिश रची। हालांकि बाद में जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को जांच सौंपी गई तो कई आरोपों और सबूत की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। बचाव पक्ष ने दावा किया कि जांच में कई प्रक्रियात्मक खामियां थीं और कुछ सबूत संदिग्ध परिस्थितियों में जुटाए गए। हिंदू आतंकवाद नैरेटिव और इसका एक राजनीतिक विवाद भी बना। 2017 में जमानत मिलने के बाद सुधाकर चतुर्वेदी ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि उस समय की जांच एजेंसियां हिंदू आतंक को नैरेटिव स्थापित करने में कुछ हिंदू संगठनों और नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि पूछताछ के दौरान उनसे तत्कालीन सांसद और वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा आरएसएस प्रमुख के बारे में सवाल पूछे जाते थे। एशियन न्यूज संवाददाता रश्मि सिंह से बात करते हुए सुधाकर चतुर्वेदी ने साफ तौर पर कहा कि उनसे यह सवाल पूछे गए। अभी केस में बहुत बड़ा पंच है जो कि हमारे वकील के अलावा किसी को उठाया नहीं है जी। सबसे बड़ा पंच है कि हमारे केस में मैं रहता था नासिक में, शहर में कैंटोनमेंट में रहता था, हमारा क्वार्टर था वहां पर। हमारे नासिक के घर में एटीएस ने आदेश प्लांट किया। अच्छा। आदेश सिद्ध हो गया है। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में लिखा है और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के कॉपी में है। एनआईए ने जो बोला वो सही है और उसमें जिसने आदेश प्लांट किया उसका नाम है उस ऑफिसर का, एपीआई बगाड़े। 3 अक्टूबर 2008 को हमारे घर में घुस करके एपीआई बगाड़े ने आदेश प्लांट किया। उसको प्लांट करते हुए देखा आर्मी के 2 मेजर ने, एक सुपरवार ने। उनकी गवाही आर्मी कोर्ट में है। जब कर्नल पुरोहित की कोर्ट इंक्वायरी हुई उस कोर्ट में उनकी गवाही है, वो कागज कोर्ट में लगा हुआ है। ये सिद्ध हो गया कि आदेश प्लांट किया गया है। किसने किया है और एक कब पता चला? 2011 में ही। 2011 से 2025 तक सरकारें क्या कर रही थी, एजेंसी क्या कर रही थी, उसके खिलाफ हमने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई हाईकोर्ट में हमने याचिका दायर किया जी। हमारी फिर से इंक्वायरी किया जाए। अभी तक सरकार ने स्टे नहीं दिया। 3 बार बीजेपी गवर्नमेंट आई, 2 बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कुल मिला के 15 साल चला, अभी सरकार ने स्टे नहीं दिया है। इसका क्या मतलब है? हमें कौन फंसा रहा है? हम बीजेपी बोले, कांग्रेस बोले, हम तो एक व्यक्ति भी है ना जी। हमारा परिवार भी है, गांव भी है, समाज भी है। हम तो आतंकवादी हैं। अभी हम न घूमने लग रह गए, न कहीं जाने लग रह गए, न संगठन लग रह गए, न धंधा करने लग रह गए, न नौकरी लग रह गए, तो हम करें क्या अभी? मतलब सामाजिक तौर या तो हम वही धंधा करें, आतंकवादी क्या? जी।
या तो कहीं अग्नाइज हम टच हो जाए, वही काम करें, और वही काम न करें तो करे क्या, ये हमको कौन बताएगा, हम उत्तर ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम जो हमारी जो केस छुट्टी तो मीडिया ने पूछा था, तो हमने सीधा बोला था हमारे साथ अभी न्याय नहीं हुआ है, फैसला हुआ है, ये फैसला हुआ है, आपको छोड़ दिया, आप जाओ, ये फैसला है। लेकिन हम कहाँ जाए, अभी हमारा घर द्वार तो है नहीं, हमने 2000 में संन्यास ले लिया, हमारा गुजरात में आश्रम है, हमारा गिरी जनपद मिर्जापुर है। तो कहने मतलब है कि आपने मिर्जापुर से चुनाव भी लड़ा था। हाँ, 2019 लड़ा था, क्योंकि हमारी जो बहन जी हैं अनुप्रिया पटेल, वो मायावती की सेकंड कॉपी है। वो जी, मायावती ठंडा हो गई, उनका सारा नशा उतर गया है ना, वो बरगनी जो बोलती थी वो ब्राह्मण खिलाफ खिलाफ, तो उनका नशा उतर गया। अभी अनुप्रिया पटेल नशा बाकी है जी। तो प्रचंड जातिवादी है, खुलेआम बोलती है, हिंदूवादी भी नहीं, कई बार से बोल दिया कि हिंदूवादी नहीं, तो क्या लेना देना है, तो हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। ये गलत चीज है सर। हमारा पर्चा भगवा आतंकवाद, इस शब्द पे आपकी क्या राय? नहीं, भगवा आतंकवाद का आपको थ्योरी वही है कि एटीएस को एक भगवा आदमी चाहिए था, भगवाधारी जी, उसलिए मैं था, मैं भगवा ही बनता था उसमें। योगी जी को फंसाने की पूरी साजिश रची, योगी जी को फंसाने की हमारे टारगेट भी हुआ, टर्चर भी हुआ, मैंने वहां पर कई बयान भी दिए मीडिया में आकर के, तो योगी जी गिरफ्तार नहीं कर पाए। योगी जी सांसद थे उसमें, मुख्यमंत्री नहीं थे। तो कांग्रेस के मुंह से या किसी मुंह से गलती से निकल गया है, उनका कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि ये साबित हो चुका है कांग्रेस वालों को बोलने नहीं आता है, इसीलिए उनका जनाधार खत्म हो गया। वो कुछ भी बोल देते हैं, उसका उनका जो बैच सीटों खत्म हो जाता है। और यह भी आरोप उन्होंने लगाया कि उन पर कुछ बड़े हिंदुत्ववादी चेहरों का नाम लेने का दबाव बनाया गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुख था। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि दावे स्वयं सुधाकर चतुर्वेदी ने किए हैं। जांच एजेंसियों या अदालत की ओर से कभी भी योगी आदित्यनाथ को इस मामले में आरोपी नहीं माना गया। यहाँ पर यह भी जरूरी हो जाता है कि इस पूरे प्रकरण में अदालत में सामने क्या आया था वो भी हम आपको बता दें। मामले की सुनवाई के दौरान कुछ गवाहों ने अदालत में यह दावा किया कि उनसे दबाव में बयान दिलवाने की कोशिश हुई थी। बाद की रिपोर्टों में यह भी सामने आया था कि एक गवाह ने अदालत में कहा था कि एटीएस अधिकारियों ने उस पर योगी आदित्यनाथ और कुछ आरएसएस नेताओं का नाम लेने का दबाव डाला था, लेकिन विशेष एनआईए अदालत ने ऐसे बयानों को निर्णायक साक्ष्य नहीं माना। अदालत ने कहा कि कई बयान स्वैच्छिक और विश्वसनीय नहीं पाए गए, कई गवाह अपने पुराने बयानों से मुकर गए और अभियोजन पक्ष ठोस एवं भरोसेमंद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। 2025 का फैसला और इस पूरे प्रकरण में सभी की रिहाई हो चुकी है। जुलाई 2025 में विशेष एनआईए अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर पाया। कई गवाहों के बयान विरोधाभासी थे और जांच में गंभीर खामियां भी दिखाई दी। अदालत के फैसले के बाद यह बहस एक बार फिर से तेज हुई कि क्या शुरुआती जांच राजनीतिक दबावों से प्रभावित थी या फिर जांच एजेंसियों ने जल्दबाजी में कुछ निष्कर्ष निकाल लिए थे। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अदालत के फैसले को भारतीय न्याय व्यवस्था में संदेह का लाभ सिद्धांत का उदाहरण भी बता डाला था। हालांकि इस पूरे बात का निष्कर्ष क्या है वो ये है कि मालेगांव ब्लास्ट मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं रहा, बल्कि यह भारत की राजनीति, आतंकवाद पर विमर्श और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर बड़े सवालों का प्रतीक बन गया। तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ कभी इस केस में आरोपी थे ही नहीं। अदालत के रिकॉर्ड में कुछ गवाहों के ऐसे दावे जरूर सामने आए कि उन पर कुछ नेताओं का नाम लेने का दबाव था, लेकिन अदालत ने उन दावों को विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना। सभी आरोपियों की रिहाई का मुख्य आधार सबूतों की कमी और जांच में पाई गई खामियां रही। आज भी यह मामला भारतीय राजनीति और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखा जा रहा। बहरहाल सुधाकर चतुर्वेदी के मौजूदा दावे से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम राजनीतिक पंडितों का साफ तौर पर कहना है कि सुधाकर चतुर्वेदी के सामने आकर मीडिया में यह बयान देना और साफ तौर पर यह कहना कि इस पूरे प्रकरण में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की तैयारी थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले भी सकता है।